आज की कहानी मुझे कुछ अर्सा पहले आतिफ साहब ने नरेट की और उन्होंने कहा कि यार अपने व्यूअर्स के लिए कहानी ज़रूर सुनाना। आतिफ साहब कौन है? आतिफ साहब पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो न्यूज़ में हमारे सीनियर हुआ करते थे और अब अमेरिका में पिछले कोई 12-15 साल से मुकीम है और वहाँ के एक बड़े सहाफ़ती इदारे में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रिसेंटली मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मुझे उन्होंने बताया कि भाई फेडरल एरिया ब्लॉक 1 में तो मैं भी रहता, तो मैंने कहा मेरा बचपन भी वहाँ गुजरा है। उन्होंने मुझे 92 के दौर का एक किस्सा सुनाया। अच्छा, आतिफ भाई जो है वो सिंधी स्पीकिंग फैमिली थे और ज़ाहिर बात है उस वक्त अपनी टीन एज में होंगे। उन्होंने कहा कि अल आज़म स्क्वायर, जहाँ मेरा भी बचपन गुजरा है, आतिफ भाई का एक पड़ोसी उनका बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था मानी। आतिफ भाई और मानी की दोस्ती ऐसी थी कि मानी की अपने घर से ज़्यादा आतिफ भाई की वालदा से अटैचमेंट थी, तो वो उनसे डांट भी खाता था और खाना भी खाता था उनके घर पे अक्सर आके, इतनी पक्की दोस्ती थी। अच्छा, आतिफ भाई गो के सिंधी स्पीकिंग फैमिली थे, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार कराची की एक तंजीम में अच्छे ओहदे पर भी थे। तो खैर ये मैं आपको किस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। कुछ अरसे बाद मानी को एक बैग, जब ऑपरेशन चल रहा था बहुत ज़्यादा अपनी पीक पर था, तो मोहल्ले के एक तंजीमी ओहदेदार ने मानी को, उस वक्त टीन एज में ही था, उसको एक बैग दिया कि तुम ये रख लो, अभी हम पर बुरा टाइम है, हम तुमसे ले लेंगे। मानी उसको अपने घर के ले आया था क्योंकि उसकी अटैचमेंट आतिफ भाई से ज्यादा थी। वो आतिफ भाई के घर ले आया, आतिफ भाई की वालदा के सामने वो चुपके चुपके बताने लगा, तो वालदा ने पूछा क्या है, किसका बैग है, क्योंकि हालात बहुत खराब चल रहे थे, लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे। और मैंने आपको बताया कि आतिफ भाई की फैमिली सिंधी स्पीकिंग भी थी। उसने डरते डरते बताया कि आंटी ये मुझे ऐसे ऐसे बैग दिया है, वो फलाने जो भाई हैं उन्होंने, और ये बोला है कि रख लो, जब हालात सही हो जाएंगे मैं तुमसे ले लूंगा। वो उस बैग को जब खोल के देखा गया तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो अगर खुदा ना खास्ता वहाँ रेड होती तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। तो उनकी वालदा ने उसी वक्त उसको डांटा भी, हालांकि उनकी अपनी औलाद नहीं, उनकी औलाद का दोस्त है। उसने बोला आंटी मैं वापस कैसे करूं, आपको पता है उनसे मैं उनको मैं ना कैसे करूं। तो फिर आतिफ भाई की वालदा ने अपने उस रिश्तेदार को बोला जो इस तंजीम में एक अच्छा ओहदा रखते थे कि भाई ऐसे ऐसे फलाना उसको बैग देकर गया, उसमें ये चीजें तो आप ये वापस करवाएं। मतलब मैं आपको सिर्फ अटैचमेंट बता रहा हूँ, उन्होंने एक माँ का किरदार अपने बेटे के दोस्त के लिए अदा किया। खैर ये मामला निकल गया। उसके कुछ अरसे बाद आतिफ भाई की फैमिली को अंदाज़ा हुआ क्योंकि हम सिंधी स्पीकिंग है तो हमारे लिए अब यहाँ रहना मुश्किल है। अब जब कराची में कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहाँ उस तंजीम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो वहाँ से सिंधी स्पीकिंग फैमिली होने की वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा, आतिफ भाई की फैमिली को, गुलशन इकबाल की तरफ। वो वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ के स्कूल में एडमिशन, वहाँ पे नए दोस्त, ये वो, और फिर उसके बाद फिर न्यूज़ में जब उन्होंने करियर अपना शुरू किया उसके बाद अमेरिका चले गए। आतिफ भाई अब भी अमेरिका में ही है। लेकिन आतिफ भाई ने बताया कि जब हम फेडरल एरिया छोड़ गए थे, दोस्तियां भी बातें वहाँ की छूट गई और कोई व्हाट्सएप का तो टाइम नहीं था कि कोई ग्रुप बन जाता कि उसमें हम लोग अटैच्ड रहते। कह रहे यार सालों बाद, जब मतलब अर्ली 2000 की बात है, कह रहे यार हम गुलशन शिफ्ट हुए कि कोई 10-12 साल हो गए थे, तो मैं ऐसे ही वापस अल आज़म स्क्वायर की तरफ, मनामा बेकरी का हमें बर्गर खाने का एक नशा था, तो हम वहाँ जाते थे। वो खा रहा हूँ तो एक शख्स ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी लंबी सी दाढ़ी और पगड़ी उसने पहनी हुई थी, तो मुझसे आके कहता है तुम आतिफ। मैंने बोला भाई तुम कौन, क्या हो गया, हाथ छोड़ो ना, क्या मतलब है? तो कहता है मैं मानी। कह रहा है यार हम एक दूसरे को पहचान गए और बड़ा भाई गले वले मिले और ये वो। मैंने बोला भाई तू मतलब क्या हो गया कि क्या हालत बनाई हुई है? तो कह रहा है यार जब तुम चले गए ना तो उसके बाद तुम मेरे वाहिद दोस्त थे, ना तुम्हारी वालदा से मेरी बातचीत रही, ना हम तुम्हारे घर आ नहीं पाते थे, इतनी दूर तुम्हारा घर था, हालात अर्ली 90s में बहुत ख़राब थे, तो मैं अलक्रम स्क्वायर में बैठने लग गया, अलक्रम स्क्वायर में दोस्तियां बन गई। फिर कह रहा है यार मैंने डकैतियां भी की, मैंने लोगों को जान मारा, मैंने गाड़ियां भी जलाई, मैंने बहुत कुछ किया तंजीम के लिए, और उसके बाद मैं मफरूरियां काटने में मजबूर हो गया जब ऑपरेशन अपनी पीक पर गया। फिर मुझे जान बचाने के लिए तहरीक में जाना पड़ा, उसके बाद भी बहुत मुश्किलात रही, बहुत अर्सा मफरूर रहा। अभी कुछ अर्सा पहले मैं वापस आया हूँ। तो आतिफ भाई ने पूछा भाई वो तुम्हारी बहनें थीं दो, फिर बाकी लोग थे, वो कहाँ हैं? कह रहा है यार वो मुझे नहीं पता, वो लापता है, क्योंकि मैं घर से इतना अरसा बाहर रहा और मैं वापस आया हूँ तो ना मोहल्ले में किसी को पता है, ना बाकी लोगों को पता है कि मेरी 2 बहनें कहाँ हैं, मेरी वालदा कहाँ है। आतिफ भाई ने पानी से बोला यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग छोड़ गए थे, वरना आज जैसे तुम बता रहे हो मेरे साथ भी ऐसी कुछ होता और मैं भी आज किसी न किसी चक्कर में फंसा हुआ होता। तो इस पर मानी ने एक जो जुमला कहा ना, वो इस पूरी कहानी को सुनाने की वजह है। मानी ने बोला, मतलब आतिफ भाई ने कहा था कि मैं अगर हम आज यहाँ होते, इस मोहल्ले में ही रहे होते, तो आज मैं तुम्हारी तरह मैं मफरूरियाँ काट रहा था, मेरे पास में भी डकैतियाँ होती हैं और ये और वो। तो उस पर मानी ने कहा कि यार अगर तू ना जाता ना तो आज मैं बच जाता। मानी ने कहा कि तू इलाका छोड़ कर ना जाता तो मैं बच जाता। ये बात वो आतिफ भाई से कह रहा था जब अमेरिका में होता है। कह रहा है यार, आतिफ भाई बोलते हैं ये बात मेरे दिल पे ऐसी लगी ना कि आज मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ कि यार खैर नफ्सियात
का जो इल्म है ना, उसके अंदर दो टर्म्स हैं, सरोगेट पेरेंट और सेकेंडरी अटैचमेंट। मोहल्ले में, पुराने मोहल्लों में ऐसा होता था, अब तो खैर मामला बहुत डिफरेंट है। कभी कभी आपके मोहल्ले के कोई अंकल, आपके दोस्त की वालदा, आपके दोस्त के वालिद, आपके दोस्त के मामू, चचा, ताया, कोई ऐसा होता था जिसका एक डर होता था आपके दिल में, जिसके चक्कर में आप सिगरेट भी नहीं पीते थे मोहल्ले में खुलेआम, जिसके चक्कर में ऐसी चीज़ों में पड़ना तो दूर की बात, आपको एक टोक, समझते ना, इन शॉर्ट अगर कहा जाता है कि टोक होती थी। अब हो सकता है मानी के घर में माहौल ना हो या उसके वालदैन में कोई इतना शऊर ना रखते हो, तो वो अपने बुरे वक्त में, याद है, वो एक बैग लेके भी जब गया तो फिर वो आतिफ भाई के घर गया, फिर उसकी माँ ने, एक माँ ने कहा अपने, हालांकि उनका असल बेटा तो नहीं था, बेटे का दोस्त था, वो किरदार अदा किया। वो एक अटैचमेंट रहती थी, एक मानी को फील रहती थी कि मोहल्ले में एक मेरा दोस्त है आतिफ, और आतिफ की वालदा ने मुझ पर डंडे बरसा देने कि अगर मैं कहीं गलत नज़र आ गया, कहीं गलत चीज़ में पड़ गया, तो वो डंडा चला गया उस मोहल्ले से। और उनका दोस्त आतिफ जो उनको कभी घर खाने खिलाने के लिए ले आता था, दरवाजे खुले होते थे। तो हमें लगता है कि कभी कभी सिर्फ हमारे माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरे ख़ानदान को इंटरफेरेंस, पूरे मोहल्ले को इंटरफेरेंस की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन चुनिंदा लोग होने चाहिए जिनके बारे में आपको पता हो कि ये हमारे भले को भला समझ सकते हैं और हमारे बुरे को बुरा जान सकते हैं और उसके हिसाब से हमें गाइडलाइन दे सकते हैं। एक स्पॉटलाइट होनी चाहिए किसी भी शख्सियत की कि जो आपको हमेशा सही राह दिखाए। फिर होता क्या है कि जब ऐसे फैमिलीज या ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो फिर कभी कभी आप किसी ग्रोह, किसी तंजीम, किसी बैठक का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है, वो अटेंशन भी चाहता है, अपनी बात बताना भी चाहता है और उस बात पर लोगों के रिएक्शन या गाइडेंस के हिसाब से चलना भी चाहता है। अनफॉर्चुनेट था मानी के लिए कि उसको ऐसी गाइडेंस मिली और वो गलत रास्ते पर चला गया कि आज वो घूम रहा है ऐसे कि जैसे कोई मलंग हो, कोई फ़कीर हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अपनी ज़िंदगी में सबको इंटरफेरेंस का मौका दें, लेकिन आपका दिल जानता होगा कि आपको सही गाइड कौन करता है, किसको देखकर अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाए। मैं आपको एक बड़ा फनी वाकया बताता हूँ। वो हमारे एक दोस्त ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फेडरल एरिया ब्लॉक 16 में रहा करते थे। हमारे एक दोस्त अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे, उनके बड़े भाई पुलिस में थे। हम सब खड़े हुए थे, उसकी आदत थी हमारे दोस्त की सिगरेट पीने की, तो वो सिगरेट पी रहा था। उसने एकदम देखा कि भाई सामने से आ रहे हैं बाइक पर, उसने सिगरेट फेंक दी और जल्दी ली ना, वो नीम के पत्तों से हाथ साफ किए कि बदबू ना आए। एकदम भाई करीब आए, असल में भाई उनके कुछ और पूछ रहे थे, कोई काम था घर में कि अम्मी बुला रही हैं। वो भाई ने मुंह खोलना ही था कि उसको खौफ इतना था, तो एकदम बोलता है भाई मेडिकल करा लो, मैं तो सिगरेट नहीं पी रहा था। हालांकि भाई इस वजह से नहीं आए थे, लेकिन भाई ये टोक बड़ी काम की चीज़ है। तो बच्चों की परवरिश पर, बच्चों पर ध्यान देने की सिर्फ माँ बाप की नहीं, कभी कभी पूरा मोहल्ला हमारे किरदार को डिज़ाइन और डिफ़ाइन करने में किरदार अदा करता है। ये मोहब्बतें शायद अब कम हो गई हैं, लेकिन तवज्जो देने की, चलें पूरा मोहल्ला ना दे, पूरा ख़ानदान ना दे, लेकिन माँ बाप कम से कम फोकस रखें बच्चों के ऊपर। वरना हो सकता है आज की बुराइयाँ, आज की दहशतगर्दी किसी और किस्म की हो सकता है, बच्चे उस तरफ निकल जाए। इस मैसेज में अगर कोई लफ्ज़, कोई जुमला आपके नज़रियात पर, आपके जज्बात पर गिरा गुजरा हो, आपको बुरा लगा हो, तो मैं उसकी तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था, एक मैसेज पहुँचाना था। किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, बस मेरी इस कहानी से अगर किसी के 20, 30, 25 साल या किसी का घर बच जाए तो इस सदका जारी है। बहुत शुक्रिया।